नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। 2024 हरियाणा में चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और ऐसे में बीजेपी के सामने इस बार चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने की बड़ी चुनौती रहेगी और इस बार बीजेपी सभी सीटों पर जीत के हैट्रिक लगाने की रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सीटों के सूखे को खत्म करने की जद्दोजहद में है और सभी सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और कुरुक्षेत्र एकमात्र सीट ऐसी है जहां बीजेपी की नवीन जिंदल, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता और इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और वहीं लोकसभा चुनाव के नामांकन के लिए आज जो आखिरी दिन है और इसी के चलते हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी करनाल सीट पर नामांकन करने के लिए पहुंचे। दरअसल लोकसभा सीट के लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सीएम नायब सैनी ने अपना नामांकन किया। और बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव 25 मई को होने वाले हैं और इसी दिन करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में अगर जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी ने अपना अचानक सुर बदल लिया है और बीजेपी की नीतियों को कोसना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी भी पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी के लिए हरियाणा में 10 में से 10 सीटें दोहराना क्या इस बार मुश्किल होगा? देखते हैं और जिनको कमल का फूल दे करके मेवात की सरदारी के बीच में भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रामइंद्रजीत सिंह जी का जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें। राम साहब ने अपने बातों में बहुत कुछ संकेत किया और उनके मन की पीड़ा भी है और मैं इस बात को समझता हूं जो राम साहब ने बात कही है कि मेवात के लोगों एक बार तो जागो। उनकी पीड़ा ये है, कांग्रेस लंबे समय तक जब उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए तो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती नहीं है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं और आज राजबब्बर का कार्यक्रम यहाँ पर इनके कार्यालय पर समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। सर, क्या कार्यक्रम था आज राजबब्बर जी? आज राजबब्बर जी जो हैं हमारे यहाँ से उम्मीदवार, उनको घोषित किया गया और चिरंजीव ने तो 3 दिन पहले ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली थी तो लोगों को भ्रमित ना हो। और हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा लक्ष्य ये है कि जो सांप्रदायिक ताकतें उनको हराना है, हमने संविधान को बचाना है। जो हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जो कहते हैं राम को हम लेके आए हैं, क्या भगवान राम को लाने वाले हो गए? क्या ये भगवान राम से भी बड़े हैं? भगवान राम हम सबको लेके आए हैं। इस धरती पे अगर कोई लेके आया तो भगवान राम हमें लेके आए हैं, वो सर्वप्रिय हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आज देश को चाहिए क्या? रोजगार चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो 25 वायदे किए हैं, न्याय जो उन्होंने जो वायदे किए हैं, न्याय के जो वचन दिए हैं, उसमें युवाओं को जो है 1 लाख रुपए देने की बात है, यानी 8500 रुपये पर मंथ। उसके अलावा जो है महिलाओं को 1 लाख रुपया, जो महिला है, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात है, उनका कर्जा माफ करने की बात है। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस लोगों की ओर से मिल रहा है? का बहुत अच्छा रुझान है, अच्छा रिस्पांस है। देखो, लोग 10 साल के भाजपा सरकार से, मोदी जी से अब तंग आ चुके हैं, सबका जी भर चुका। 10 साल में अब ये नया आगे भविष्य देखना चाह रहे हैं, क्योंकि 10 साल में
केवल खोखली बातें मिली हैं। अब भविष्य की ओर देखने के लिए कांग्रेस पार्टी का लोग साथ देना चाहते हैं। भाजपा की ओर से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? ये नारा भी दिन ब दिन पुराना होता जा रहा है। सबको पता है शुरुआत इन्होंने की, फिर 370 पे आए। अब तो इनको डर ये है कि कहीं इनके साथ इंडिया शाइनिंग ना हो जाए। वहीं इसी पर खास चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और जेजेपी प्रवक्ता अजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता अनु सूरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आप सभी का स्वागत है। सबसे मैं एक एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी और सबसे पहले मैं बेनीवाल जी के पास जाना चाहूंगी। बेनीवाल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, सीएम ने आज नामांकन भरा है, शक्ति प्रदर्शन किया गया, क्या लगता है चुनाव में इस तरीके का प्रचार बीजेपी को कितना फायदा होगा? बेनीवाल जी। अब सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, फायदा जो है पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। जैसे 2014 में जीत दर्ज की थी और 2019 में क्लीन स्वीप हरियाणा से किया था, अब की बार भी क्लीन स्वीप हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले ही कह दिया था कि मैदान बिल्कुल साफ है और मैं कहता हूं कि आज भी मैदान बिल्कुल साफ है, चाहे कैंडिडेट हर पार्टी के आ ही क्यों ना गए। लेकिन कोई भी पार्टी आज चुनावी मैदान में नहीं है, चुनावी समीकरण में नहीं है, कोई भी आज जनता के साथ संवाद नहीं कर पा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक अभी तक 60 अपनी जनसभाएं कर चुकी है, विजय संकल्प रैलियां कर चुकी है, रोड शो कर चुकी है और 12 मई तक हम हर एक विधानसभा को 90 की 90 विधानसभाओं में अपनी विजय संकल्प यात्रा को ले जा चुके होंगे। और 12 मई के बाद हमारे जो आला नेता हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, नितिन गडकरी जी हो, सभी के सभी हरियाणा की धरती पर आएंगे और हरियाणा की जनता से वोट की अपील करेंगे कि जिस तरीके से पिछली बार 2019 में आप लोगों ने 10 की 10 कमल खिलाने के काम हरियाणा में किए थे, तो अब की बार भी 10 के 10 कमल हरियाणा के अंदर आप सभी को खिलाने हैं। क्योंकि हरियाणा के लिए या पूरे देश के लिए कहूं तो भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों काम ऐसे किए हैं जिससे भारत की अस्मिता आज बढ़ी है, हरियाणा का भी नाम काफी ऊंचा हो गया है और भारत देश का नाम पूरे विश्व की पटल पर आज अगर डंके के साथ लिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं उन नीतियों की वजह से है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में आपसी फूट जो आज चल रही है, चाहे वो किसी भी सीट की आप बात करें, लोहारू में आपने देखा कैसे एक ऑफिस का उद्घाटन हुआ और वहां पर जूते चप्पल कपड़े फाड़ लिए गए। सेम सिरसा में ऐसा हुआ। कर्ण सिंह दलाल जी फरीदाबाद में कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। यही गुड़गांव के अंदर कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी हो रही है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे नेता हैं जो शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना चाहते हैं। तो किस तरह की मानसिकता आज इनमें है। और आप वीरेंद्र सिंह जी का बयान आपने देखा होगा, हिसार से बोला न्योता नहीं मिला भाई, नहीं जाएंगे ऐसे हम बिना न्योता मिले। तो इनकी आपस में ही पहले बहुत बार कह चुका हूं कि कांग्रेस को पहले अपने संगठन के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, जब जाके ये लोग चुनाव में कहीं जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी 10 सीटें जीती थी और मैं दावा करता हूं कि अब की बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे और जो मार्जिन पिछली बार रहा अब की बार उससे ज्यादा मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से। ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे बेनीवाल जी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स जी बने हुए हैं। वत्स जी, क्या लगता है बीजेपी की चुनौतियों के खिलाफ आपकी पार्टी कितना टिक पाएगी? देखिए, हमारी पार्टी पूरी मजबूत तरीके से इंडिया अलायंस जो है वो पूरी मजबूती से इस चुनाव में लड़ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जो 10 की 10 सीट है वो इंडिया अलायंस जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस पार्टी अपनी सभी सीटों को जीतने वाली है और आम आदमी पार्टी की जो एक सीट है वो कुरुक्षेत्र की वो भी वो जीतने वाले हैं। क्योंकि ये जो 10 साल रहे, 10 साल में जनता ने महसूस किया है कि भाजपा की जो नाकामी रही है वो जनता के सामने आज सबके सामने है और जनता उनको देख रही है, पहचान रही है। रही बात अगर भाजपा के प्रवक्ता ने जो कई बातें कही है, मैं उस पर कुछ जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने बात की कि किस प्रकार से आज विपक्ष के नेता जो है वो जनता से सवाल नहीं कर पा रहे हैं, जनता से बातचीत नहीं कर पा रहे, संवाद नहीं कर पा रहे हैं। मैं सर मानता हूं कि शायद ये देख नहीं रहे इनके जो प्रत्याशी हैं उनको किस प्रकार से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो बात हो सिरसा में किस प्रकार से अशोक तंवर जी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है या किसी अन्य जो है
किस प्रकार से हर उनकी जो प्रत्याशी 10 से 10 प्रत्याशियों को उनको किस प्रकार से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री जो है करनाल से जब वो अपना वहां पे रोड शो कर रहे थे, किस प्रकार से किसानों ने उनको काले झंडे दिखाए, तो किस पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ा, ये सब जनता को दिख रहा है। और रही बात, इन्होंने जो बात करी कि हमारे आपसी फूट है, मैं तो मानता हूं, मैंने हर बार डिबेट में यही बात की थी जब मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा था आपके चैनल पे, कि थोड़ा समय लग रहा है लेकिन हम ऐसे प्रत्याशियों को उतारेंगे जिसमें सबकी सहमति होगी। और आज मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने जो अपने 9 के 9 प्रत्याशी उतारे हैं, उन सब में सहमति है। और अगर आप देखेंगे किसी भी एक सीट का आप मुझे नाम बता दीजिए जहां पर कि जो दावेदार थे उनके बीच में अगर कोई लड़ाई चल रही है। आपने बात की अजय यादव जी की, आज ही अजय यादव जी ने राज बब्बर जी की एक रैली करवाई थी। अगर उनके बीच में आपसी फूट होता तो वो ऐसी रैली क्यों करवाते? करण दलाल जी बकायदा जाकर एक पत्र जारी करते हैं, मीडिया में जाकर ये बात कहते हैं कि भैया हम पूरा समर्थन देने वाले महेंद्र प्रताप जी को फरीदाबाद लोकसभा से। तो मैं आपको किरण चौधरी जी या कोई भी आप ले लीजिए, हर सीट पे जाकर कोई विरोध का तो सामना हमें कुछ दिख नहीं रहा कि किस प्रकार से आपसी फूट है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप किसी एक व्यक्ति से नाराज हैं तो आप उस व्यक्ति की क्या सभा करवाएंगे? आप आप वहां पे जाकर उसकी सभा तो करवाएंगे नहीं। ठीक है। तो अगर अजय यादव जी उनकी सभा करवा रहे राज बब्बर जी की, तो कहां से उनके बीच में आपसी फूट है? ठीक है। बात यह है कि भाजपा मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, वो एक अपनी जो उपलब्धि वो नहीं गिना पाए कि किस प्रकार से भाजपा ने बीते 10 साल में जनता के लिए क्या क्या काम किया, वो एक चीज नहीं गिना पाए। लेकिन वो इन्हीं सब बातों से बात करना चाह रहे हैं कि भैया आपसी फूट है, जनता से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अपना एक आज जब चुनाव आ गया 10 साल के बाद, तो उनको समय आया कि अपना वो रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में पेश करें। बजाय रिपोर्ट कार्ड पेश करने के मोदी जी जगह जगह जाकर जब सभाएं करते हैं तो क्या बात करते हैं? झूठ वो परोसने का काम करते हैं, मछली पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एक सवाल ले लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अजय चौधरी भी, जेजेपी प्रवक्ता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय चौधरी जी, पिछले विधानसभा में 10 की 10 सीटें आपने जीती और फिर सत्ता में बीजेपी के साथ आप आ गए और फिर अब बीजेपी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि आपके खाते में इस बार कितनी सीटें? सोनिया जी, सबसे पहले तो आपको, प्रवक्ता साथियों को और हरियाणा के जनावाम को, आपके चैनल देखने वाले सभी हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। जैसा कि आपने कहा कि 10 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में आपने जीती और अब क्या रहेगा। मैंने 1-2 डिबेट में पहले भी कहा और सोनिया जी बड़ी गंभीरता और शिद्दत के साथ मैं एक बात करता हूँ कि आजाद हिंदुस्तान का ये दूसरा ऐसा चुनाव है जो सीधे तौर से किसी राजनीतिक दल और जनता के बीच में लड़ा जाएगा। इससे पहले का जो चुनाव था वो इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, जो सीधे तौर से जनता और कांग्रेस के बीच में लड़ा गया था। और उस चुनाव में हिंदुस्तान के जन आवाम ने पूरी तरह से कांग्रेस को धराशायी कर दिया था और लोगों ने देखा था कि किस तरह से उस समय की प्रधानमंत्री रही माननीय इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। तो ये तो चुनाव है सीधे रूप से जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ा जा रहा है। इस चुनाव में जो जनता हरियाणा प्रदेश की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम ये नहीं देख रही है कि किस पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना है, बल्कि वो ये देख रही है कि कौन सा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा रहा है, उसको वोट डालने का काम करेंगे। और मुझे पता है कि आने वाले 4 तारीख को आप जब टीवी पर खबर चलाएंगे तो सोनिया जी आप कहेंगे कि हिंदुस्तान और हरियाणा में कमाल हो गया, अप्रत्याशित नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक है। चौधरी जी बने रहिए हमारे साथ। इनेलो प्रवक्ता अनु जी हमारे साथ बनी हुई है। अनु जी, कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता कुरुक्षेत्र की सीट पर मैदान में उतरे हैं और ऐसे में क्या लगता है कि कितने सीटें आपके खाते में आ पाएंगे जी? क्या लगता है, जीत पाएंगे? जी सोनिया जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे सारे प्रवक्ता भाइयों को और सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जैसा आपने जिक्र किया कुरुक्षेत्र का, तो मैं सभी को बताना चाहूंगी कि कुरुक्षेत्र में कल ही काफी किसान नेताओं ने अभय चौटाला जी का खुला समर्थन किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर किसान नेता भी शामिल थे और दलित चिंतक भी शामिल थे। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि हुड्डा साहब ने जिस तरीके से कांग्रेस के टिकटों का वितरण किया है, बीजेपी के साथ सेटिंग करके टिकटें बांटी गई हैं,
जहाँ पे कुछ सीटें उन्होंने सीधा सीधा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह से टिकट वितरण किया है, खुल के उन्होंने बोला है। और हमारी देखो, एक पार्टियां तो आपस में विरोध करती हैं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट, किसान आंदोलनकारी, वो लोग भी खुल के अब बोलने लगे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सेटिंग है। खासकर हुड्डा साहब और भाजपा की साठगांठ हम तो लंबे टाइम से कह रहे हैं, लेकिन अब जनता भी कहने लगी है। उसके बाद आपने कहा कि कौन कौन सी सीटें, बिल्कुल हम कुरुक्षेत्र जीत रहे हैं, सिरसा, हिसार और गुरुग्राम। मैं बहुत स्पष्टता से कह रही हूँ कि इन 4 सीटों पे हम बहुत मजबूत स्थिति में। कुरुक्षेत्र तो कोई दो राय है ही नहीं कि हम जीत रहे हैं। सिरसा हम जीत रहे हैं, हिसार और गुरुग्राम में हम अच्छी टक्कर अभी दे रहे हैं। अभी जैसे जैसे समय बीत रहा है, इलेक्शन हमारे उठ रहे हैं और बाकी जगह भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम भाजपा की तरह जुमले नहीं फेंकते कि 10 की 10 सीटों पे कमल खिलेगा। मैं अब आती हूँ इन तीनों प्रवक्ताओं पे, छोटी छोटी बात कहूंगी। बीजेपी के मेरे भाई ने कहा कि 10 की 10 सीटों पे कमल खिलेगा, तो मैं बता दूं कि कमल के तो सुंडी लग गई और इस बार सुंडी खागी कमल को। जिस तरीके से किसान हर जगह जहां भी इनके प्रत्याशी जा रहे हैं, इनको धक्के मार के गांव से निकाल रहे हैं। ये किस वहम में है, किस मानसिक अवस्था में है कि ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 10 छोड़िए जनाब, आप हरियाणा में 2-3 सीटें अगर ले जाते हैं तो आपकी मैं एक अचीवमेंट मानूंगी। सुंडी खागी कमल को, जिस तरह से इन्होंने किसानों को मुआवजा नहीं दिया, अब किसान सब पिछले सारे रिकॉर्ड खोल के दिखा रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये अब अपना रास्ता वो पुराना शुरू करेंगे, जो कीर्तन भाजपा वाले करते हैं हमेशा कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, लेकिन कुछ दिया होता वो किसानों को भी पता होता और जनता को भी पता होता। उसके बाद मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा कि हम मजबूत हैं, तो आपकी मजबूती कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं ने और जो हमारे एससी कम्युनिटी के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल सरेआम बोला है कि किस तरह से हुड्डा जी भाजपा की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, टिकटों का वितरण भाजपा के कहने पे कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे जेजेपी के प्रवक्ता भाई ने, हालांकि मैं जजपा पे बोलना नहीं चाहती ज्यादा, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं कि बोलना पड़ता है, इन्होंने कहा कि जनता और सरकार के बीच में चुनाव हो रहा है इस बार। बिल्कुल एक्यूरेट बात इन्होंने कही है। मैं 100% सहमत हूँ कि जिस तरीके से इमरजेंसी के बाद एक सीधा इलेक्शन जनता और सरकार के बीच हुआ था, उसी तरह से आज भी हो रहा है। लेकिन जनता और सरकार के बीच ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप कहाँ हो जनाब? आपकी स्थिति क्या है? आप तो इसी सरकार के साथ थे 4.5 साल, तो आपकी स्थिति भी बहुत ही हास्यास्पद बनी हुई है। तो इससे ज्यादा मैं जनता पे नहीं बोलना चाहूंगी। बिल्कुल जो सेंट्रल पार्टियां हैं मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं और इनका एक टारगेट है कि किसी भी तरीके से क्षेत्रीय दल को घेरो, क्षेत्रीय दलों को घेरो। और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो क्षेत्र की, राज्य की आवाज होते हैं, और हम इनेलो बहुत मजबूती से हरियाणा की आवाज, खासकर किसान मजदूर जो कमेरा वर्ग है उसकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और मैक्सिमम सीटें हम जीतेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अकेले करेंगे, अपने दम पे करेंगे। जी ठीक है, ठीक है अनु जी, ठीक है अनु जी। इसी पर हम हमारे साथ लगातार वत्स जी बने हुए हैं। वत्स जी, आपने सुना भी अनु जी ने क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और अनु जी ने लगातार कहा है कि बीजेपी के, बता दें कि तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं कि हर तरफ जो है बीजेपी चुनौती आपके सामने आ रही है। और क्या लगता है, लोकसभा सीट का सूखा इस बार कांग्रेस के लिए क्या खत्म होगा? जो भी कांग्रेस में जिस तरह का गुटबाजी चल रही है, दल बदल का दौर लगातार जारी है, तो इस तरह के तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस बार आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं तो मानता हूँ जिन्होंने बात करी कि भैया ये सीटें मजबूत है, अनु जी ने, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, इनकी मात्र एक सीट आई थी। अब तो ये विश्वास है कि वो भी एक सीट जो है इनकी वो भी जाने वाली है। तो मुझे ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से ये अपने आकलन करके आ रही हैं कि भैया इन्हें यहाँ से जीत मिलेगी, यहाँ से जीत मिलेगी। इनको जनता ने स्थिति देख ली थी कि किस प्रकार से इनको एक सीट मिल पाई थी सिर्फ, वो भी इनके जब जो बड़े नेता थे बस वही जो चुनाव जीत पाए थे। और इन्होंने एक आरोप लगाया कि जो हमारे नेता हैं हुड्डा जी,
वो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं और इसी वजह से उसी हिसाब से हमने टिकटों को वितरण किया है। जी। मैं नहीं मानता, पता नहीं किस आधार पर ये इस प्रकार का आरोप लगा रही है, क्योंकि हम सब ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत टिकट का वितरण किया था, जिसमें सभी लोगों से मांगा गया था कि कोई भी आवेदन करना चाहते टिकट के लिए तो वो खुलेआम कर सकता है, ताकि किसी भी कार्यकर्ता के अंदर ये भय ना हो, किसी भी कार्यकर्ता के अंदर ये बात ना कि पक्षपात हुआ है। तो हमने तो पूरे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया था। और ये जो टिकट का फैसला है ये हुड्डा साहब नहीं करते हैं, ये जो टिकट का फैसला होता है ये सीसी करती है हमारी पार्टी की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, तमाम जो सीईसी के बड़े नेता है वो करते हैं। हुड्डा जी थोड़ी ना टिकट का वितरण करते हैं यहाँ पे। हुड्डा जी मात्र एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उस प्रक्रिया के एक सदस्य थे जो उस प्रक्रिया में शामिल थे, लेकिन ये जो फैसला है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ था, जो कि फैसला जो था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। ठीक है, तो आप किस आधार पर कर रहे हैं मुझे इसकी समझ में नहीं आ रहा। रही आपने जो सवाल पूछा, मैं शुरुआत से कहता आया हूँ, हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता सब कह रहे हैं कि ये जो 2024 का चुनाव होने वाला है ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, जिसमें भाजपा जो है वो बिल्कुल साफ होने वाली है। ये जो बात कर रहे हैं 400 पार की, इनकी 150 भी नहीं आ रही है और ये स्थिति जो है ये समझते हैं। इसी वजह से इनके जो नेता के अगर आप बयानबाजी देखेंगे, किस प्रकार से ये मुद्दों पर चुनाव न लड़कर अलग अलग बातों पर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से जनता समझ चुकी है कि अब जनता अपने मुद्दों पर जुड़ना चाहती है। जो महंगाई आपको रोकना चाहूंगी, तमाम ऐसे मुद्दों पर जुड़ना चाहती है। आपको पूरा समय दिया जाएगा। अभी हमारे साथ लगातार बेनीवाल जी बने हुए हैं। बेनीवाल जी, आप अभी सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता को, जिस तरह से उन्होंने बोला है, और लगातार बीजेपी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और अभी अजय यादव जी को देख लीजिए, राज बब्बर के समर्थन में आ गए। क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सोनिया जी, कांग्रेस मुंगेरी लाल के हाथी सपने वाला काम, सपने ले सकते हैं, सभी का अधिकार है। सपना देखना बहुत जरूरी है। सपने देख देख के इन्होंने 2014 का चुनाव हारा है, 2019 का आ रहा है। 2019 में सिर्फ 40 सीटों पे सिमट गई थी कांग्रेस, और अब की बात 40 पे पूरे देश इनको मैंडेट देने वाला था। ना तो कांग्रेस और अलायंस के अलायंस, इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, लालची अलायंस, भ्रष्टाचारियों का अलायंस, क्या क्या नाम उसको उपाधि दी जाए, उस अलायंस के पास ना तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। एक ऐसी टीम इन्होंने चुन रखी है जिसके पास कैप्टन ही नहीं है। बिना कैप्टन की टीम मैदान में उतार सकती है। देश आज देख रहा है कि एक टीम ऐसी भी है जिसका सशक्त कैप्टन है भारत देश को, जिसने पिछले 10 साल में विकासशील से विकसित की ओर लेके गए हैं। विकासशील आज तक हम किताबों में पढ़ते आए, लेकिन आगे आने वाले समय में जो आगे बच्चे होंगे वो बच्चे भारत को विकसित भारत पढ़ेंगे। ये काम आज मोदी जी ने किया है। मैं संविधान की बात भी कहीं से बीच में उठ के आई। बिल्कुल संविधान के लिए चुनाव है आज के दिन। 370 धारा को हटाकर पूरे देश के अंदर आज अंबेडकर जी के अगर संविधान को लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये वही सरकार है कांग्रेस की जो 6 दशकों तक देश के अंदर राज भी किया है, लेकिन अंबेडकर जी के संविधान को पूरे देश में लागू नहीं करवा पाए थे ये लोग। इसीलिए इसी नाराजगी के चलते पूरे देश ने इनको हमेशा सत्ता से बाहर रखा है पिछली 2 योजनाओं से। और आज ही अगर आप देखें तो 30 करोड़ रुपए इन्हीं के नेता के सर्वेंट के घर से मिल जाते। एक सर्वेंट के घर से 30 करोड़ रुपए का मिलना मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त। ये आज तक भी भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प ले रखा है कि एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी उंगलियां उठाई थी। वो इलेक्टोरल बॉन्ड भी इसीलिए आया था कि कोई पैसा ले, चंदा ले तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। उसके ऊपर इन्होंने समर्थन भी दिया था, लेकिन आज उसी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार करना है, इनको पैसे बढ़ने हैं। 500-500 के नोट, 2-2 की गड्डियां, 30-30 करोड़, 500-500 करोड़ पैसे इनको चुनाव में खर्च करने। वो कहां से आएगा? वो काला धन है। इस काले धन को छोड़ेंगे नहीं मोदी जी। कितना भी आप लोग अंदर डाल के रख लें, लेकिन मोदी जी हर एक आपके काले धन को, एक एक नोट को बाहर निकाल के जो जनता का पैसा है वो जनता तक पहुंचेगा। राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी इन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब मैं सेंटर से 1 रुपया छोड़ता हूं तो हरियाणा की जनता को सिर्फ मात्र 15 पैसे पहुंचता है। अरे भैया 85 पैसे कहां जाता था? आपको जवाब देना पड़ेगा इसकी यहां बैठ के कि वो 85 पैसा आपके प्रधानमंत्री के शब्द होते थे ये। और आप बार बार आज काम की बात कर रहे हैं तो काम सुनेंगे।
विकसित भारत बनाने की नींव पिछले 10 सालों में रखी है, इसलिए आज गारंटी शब्द यूज हो रहा है कि हमने 10 साल की मेहनत की है। जब भी कोई डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो किसी के पास लिखा रहता है इस बीमारी का शर्त या इलाज, गारंटी से इलाज, वो उसके अनुभव के साथ होता है। तो आज हमारा मैनिफेस्टो अगर है, संकल्प पत्र है हमारा, उस पर लिखा हुआ है कि मोदी जी की गारंटी है। तो 10 साल का जो हमारा इतिहास है, 10 साल में जो हमने अनुभव लिया है, जो काम किया है देश की जनता के लिए, इसलिए हमें पता है कि अब जो आगे के काम होंगे वो गारंटी के साथ होंगे। इसीलिए हम आज देश को विकसित के लिए बात कर रहे हैं। एमबीबीएस की सीटें, छोटा सा एग्जांपल है, एमबीबीएस की सीटें 2014 तक 51,000। जेजेपी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एक मिनट, आपको रोकना चाहूंगी। जी चौधरी जी। जी सोनिया जी, पहली बात जी अभी गारंटी की बात कर रहे थे। गारंटी तो प्रधानमंत्री भूल गए। शुरुआत के पहले फेज में 400 पार और गारंटी पे बात हो रही थी जी। दूसरा फेज आपके गारंटी भूल गए, 400 पार भूल गए। फिर मंगलसूत्र की बात आ गई, मंगलसूत्र और मुसलमान पर चर्चा करने लगे। और जब दूसरा फेज खत्म हो गया तो तीसरे फेज में भाषण ये हो गए कि मैं अगर हारता हूं तो पाकिस्तान खुश होता है, मेरी आंखों में अगर आंसू आते हैं तो फिर पाकिस्तान में पटाखे छूटते हैं। तो इन तमाम चीजों से एक क्लियर है कि 3 चरणों में जो मुद्दे चेंज होते गए हैं उससे साफ जाहिर है ना 400 आ रहे हैं, ना कोई गारंटी लागू हो रही है, और देश की जो जनता है बड़े बदलाव की तरफ जा रही है। और मैं आपको लिख करके देता हूँ, आप कोई बात याद रखना, चौथे चरण के अंदर प्रधानमंत्री जी देश के सामने आंसू निकाल करके दिखाएंगे, वो इस बात पर मोहर लगाएंगे कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 400 पार नहीं बल्कि सत्ता कहना चाहती। ठीक है चौधरी जी, वापस लौटूंगी। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। वहीं आप सभी प्रवक्ता एक बार बने रहिए और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात।